प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का विद्याकुल परिवार में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी का मास्टर बैच में स्वागत करता हूं। आज आप सबकी ये पहली क्लास है जो कि आप सब लोग को बहुत बहुत दिनों से इंतजार थी कि जो है मास्टर बैच कब आएगा सर, मास्टर बैच कब आएगा। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज से मास्टर बैच लाइव हो चुका है, जो कि अगर कुछ भी ना पढ़े हो तो भी आपके लिए बहुत उपयोगी बैच है, पढ़े हो तो भी बहुत उपयोगी बैच है। तो प्यारे साथियों ध्यान देना, जो आप सबके ये माइंड में प्रेशर चल रहा होगा कितने कम टाइम में कैसे पूरा कंप्लीट होगा, कैसे क्या होगा, पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ आपके लिए पूरी आपकी टीम बना चुकी है। अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट सब बना चुके हैं। आप सभी साथी को टॉपर तक का रास्ता जो सफर कराने तक पूरा जो है आपकी टीम आपके साथ है। विद्याकुल परिवार आपके साथ है। प्यारे साथियों, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर बैच के आपके अपने सबसे पसंदीदा बैच में। प्यारे साथियों, एक बार सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्यारे साथियों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो एक बार कमेंट करके बताओ। वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? अगर आप सब लोग बिल्कुल जो है सर मस्त है, क्लियर है, चलो बहुत सुंदर। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम लोग जो है चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप सब लोग को मैं वो सिखाने वाला हूं जो हर बच्चा डरता है कि यार हिंदी की शुरुआत कैसे हो गई, हिंदी का नाम कैसे पड़ गया, हिंदी की लिपि कहां से आ गई, हिंदी की जो व्युत्पत्ति कैसे हुई, और हिंदी में जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन जो है ये कितनी होती है और किसका क्या नाम होता है, किसकी क्या पहचान होती है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूं, पूरा सिखाने वाला हूं। और भी साथी ध्यान देना, उसके जो PYQs है ना, क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं, वो भी आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात ध्यान देना, हिंदी व्याकरण बिहार बोर्ड 12th बिहार बोर्ड में कभी भी सब्जेक्टिव नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहली बात ध्यान देना है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। बिहार बोर्ड में व्याकरण की जो टॉपिक होता है, व्याकरण हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता। अब चलो भाई ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आता है, जो आज मैं चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूं साथी, इसमें से कम 4 प्रश्न हो सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो 5 प्रश्न, नहीं तो 4, 3 4 3 4 3 4 ऐसे हमेशा पूछा जाता है। और फिर 2025 के एग्जाम में फिर पूछा जाएगा, जब आप सब लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो प्यारे साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी को गुड आफ्टरनून। जितने हमारे नए मेहमान हैं, इस चैनल को आप सबके सबसे विश्वसनीय चैनल है, बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय चैनल है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अगर नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि निवेदन और प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, और आप सब लोग को जो है जो एक क्वालिटी कंटेंट का जो वादा दावा आप सबके लिए किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। यहीं से आप सबको पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और आप सबको बिहार बोर्ड के टॉपर बनाने में ये आपका मुटका भैया आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। पहला लेक्चर, पहली क्लास, पहला जो है पहला टॉपिक, पहला अध्याय, पहला दिन, पहला जुनून, पहला जो है नया शुभ दिन, वो शुभ दिन आप सब लोग जो इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलो पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करोगे, आज तो पहली क्लास है तो हम लोग ध्यान देंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, वर्णमाला। सबसे पहली बात जो हर बच्चा डर रहा है कि भाई आप तो टाइम कम है, हुंकार वाले बच्चे ज्यादा आगे निकल जाएंगे, हुंकार वाले बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, मैं तो मास्टर बैच लिया हूं, मैं तो अभी उतनी अच्छी तैयारी नहीं किया हूं। आपको मैं दिखाऊंगा पिछले साल का रिकॉर्ड, पिछले साल का रिकॉर्ड मैं दिखा सकता हूं। आप सब लोग साथियों ध्यान देना, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है टॉपर्स वेरिफिकेशन में मैं कम से कम 50% से ज्यादा बच्चों को, मास्टर बैच के बच्चे को देखा था। 50% हुंकार के भी थे, मतलब ऐसे लगभग में थे, कभी कोई 40 60 या 70 30 ऐसे। लेकिन मैंने टॉपर वेरिफिकेशन में कई बच्चों से पूछा किस बैच से ज्वाइन थे, मास्टर। तो कहने का मतलब इतिहास आपके भाई बहन ने बना के गए हैं, उस इतिहास को सिर्फ आपको दोहराना है। कहने का मतलब मास्टर बैच से भी आप सब लोग टॉपर बन सकते हो, क्योंकि जब टॉपर वेरिफिकेशन में, यानी जब आप बच्चा वेरिफिकेशन में गया था, तो इसका मतलब आप लोग टॉपर भी बन सकते हो। बच्चे बने हैं, वो भाई बहन बने हैं, आप सब लोग भी बन सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। आज का देखिएगा टारगेट क्या होगा, हिंदी की व्युत्पत्ति, स्वर, व्यंजन, वर्णों का उच्चारण स्थान, PYQs। कहने का मतलब ये पूरा टारगेट आपके इस चैप्टर का है। इस चैप्टर में इतनी बातें हम लोग को पढ़ना है, टोटल इतनी बातें हम लोग को पढ़ना है।
जिसमें से शुरुआत करना है सबसे पहले हम लोग को हिंदी की व्युत्पत्ति से। ठीक है, हिंदी की व्युत्पत्ति से। सभी क्लियर है? सब लोग को बिल्कुल जो है वीडियो क्लियर हो, हम लोग शुरुआत करते हैं। जो मेरे साथी आज पहली बार जो है जुड़े हैं उनका सभी का स्वागत है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी मैं तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज जो है वो क्लास हम लोग के सामने आ गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी की व्युत्पत्ति आप सबके सामने है। प्यारे साथियों यहां पे देखिएगा, हिंदी की व्युत्पत्ति। हिंदी की व्युत्पत्ति कहां से हुई, किसने किया, कौन किया, कब किया, आप सब लोग देखिएगा। यहां पे देखिएगा लिखा हुआ उत्तर इधर लिखा हुआ, दक्षिण इधर लिखा हुआ, पश्चिम ये पूरब। अगर आपको मालूम है इधर उत्तर दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, बीच वाली। बीच वाली दिशा जो होगी दोस्त वो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी। क्या होगी, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब भाई क्या है, उत्तर पश्चिम। ये देखिएगा उत्तर पश्चिम दिशा में एक देश है, अगर भारत से देखोगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में एक देश कौन सा पड़ेगा, ईरानी या फारस, यानी ईरान या फारस या ईरानी या फारसी। कहने का मतलब चाहे ईरान के लोग बोलो चाहे फारस के लोग बोलो। अब जो है फारस और भारत के बीच में लल्ला एक नदी पड़ती है, वो नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। अब ये ईरानी फारसी भारत में प्रवेश किए। देख ध्यान देना, यहां पे हेडिंग आप लोग देख लो, हिंदी की व्युत्पत्ति में कर रहा हूं। अब यहां से ईरानी फारसी जब भारत में प्रवेश किए तो भैया ये भारतीयों को किस नाम से पुकारे इसका कोई ज्ञान ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। जब कोई जानकारी नहीं थी किसी को मैं किस नाम से पुकारूं, आखिरकार वो पहला व्यक्ति पहली बार जब वहां पे पहुंचे तो मैं अगर अनजान आदमी जैसे अभी जो है आप किसी रिश्तेदार के यहां चले जाओ और रिश्तेदार के यहां जाने के बाद आपको ना मालूम रहे कि वो व्यक्ति जो है क्या नाम है, क्या है, कहां से, कोई परिचय न रहे, आप किस नाम से पुकारोगे, कोई नाम से नहीं पुकारोगे दोस्त। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा। फिर कुछ टाइम बाद जब आपको जरूरतें दिखेगी कि उस व्यक्ति से आपको बोलना ही पड़ेगा तो आप जो है कोई हाईलाइटेड नाम ले लोगे। जैसे अगर आप थार से गए हो, अगर आप जो है फॉर्च्यूनर से गए हो, स्कॉर्पियो से गए हो, तो ये बोलोगे भैया स्कॉर्पियो वाले भैया थोड़ा इधर आ जाओ, अरे फॉर्च्यूनर वाले भैया थोड़ा इधर। क्या हाईलाइट नाम ले रहे हो। वैसे ये सिंधु नदी को पार करते हुए जब भारत में प्रवेश किए तब इसी सिंधु नदी के नाम पर भारतीयों को क्या पुकारे, सिंधु भाई। क्या, सिंधु भाई पुकारे। यानी ये ईरानी फारसी लोग जब भारत में प्रवेश किए तो भारतीयों को सर्वप्रथम सिंधु नाम से पुकारा। किस नाम से, सिंधु नाम से। थोड़ा से कम दिख रहा होगा तो मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, किस नाम से पुकारे भाई, सिंधु नाम से। उसके बाद में थोड़ा और परिवर्तन हुआ, जैसे थोड़ा और टाइम बीता, परिवर्तन हुआ। जैसे क्या होता है, इसमें मैं दो नाम लेता हूं। जैसे एक नाम ले लिया मैंने जितेंद्र का और एक नाम मैंने ले लिया पंकज का। जितेंद्र और पंकज हैं, इनसे दोनों से पहली बार नई नई दोस्ती हुई है। जैसे यहां पे एक लोग अपने आप को ईरानी मान लो, एक लोग अपने आप को भारतीय मान लो, नई नई दोस्ती हुई है। पहले बहुत आराम से बोलेंगे, और भाई पंकज भाई कैसे हो, ये और भाई और क्या नाम लिया था, एक क्या लिया था, पंकज और क्या जो भी लिया, जितेंद्र। और जितेंद्र भाई कैसे हो, पंकज भाई कैसे हो, बहुत प्रेम से बोलेंगे। क्यों, क्योंकि नई नई दोस्ती हुई है। कैसे हो, क्या खाए, क्या पहने, क्या पढ़े, ये सब पूछते हो। लेकिन जब आप दोनों की दोस्ती परवाने चढ़ जाएगी, यानी जब प्यार परवाने चढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे, ओए जितेंद्र वाह, कावे कावे साले वाले, ओए पंकज वाह, पंकज गया, ऐसे से बोलोगे ना। मतलब उसमें इतना प्यार हो जाएगा कि आप सब लोग उसके नाम में परिवर्तन करने लगते हो। वैसे जब फारसी लोग जब भारत में प्रवेश किए तो शुरू में केवल सिंधु भाई रेस्पेक्ट से बोल रहे थे, क्योंकि सिंधु नदी के नाम पर बोले थे। जैसे आप परिवर्तन पंकज से पंकजवा कर रहे हो, वैसे ये क्या किए, छोटा ऊ का क्या किए भाई, यहां पे ध्यान देना, धाका दामे और साका हा में परिवर्तन कर दिए भैया। क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। जब ये परिवर्तन कर दिए तब ये सिंधु से क्या हो गया, सिंधु से हिंदू हो गया। और टाइम बीता भाई, अगले चरण में क्या हुआ, अगले चरण में और परिवर्तन हुआ, छोटा ऊ का लोप हो गया। क्या, छोटा ऊ का जब लोप हो गया तो ये हिंदू से क्या हो जाएगा, हिंद हो गया। क्या, हिंद हो गया। फिर अगले चरण में क्या हुआ, हिंद में बड़ी का प्रत्यय लग गया। हिंद में बड़ी का जब प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया, हिंदी बन गया। क्या, हिंदी, हिंदी। अब देखो हिंदी की व्युत्पत्ति हो गई, हिंदी की व्युत्पत्ति हो गई दोस्तों। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। यहां पे देखिएगा, आपसे पूछेगा हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई है, 4 चरणों में हुई है। कितने चरणों में,
4 चरणों में हुई है। फिर आपसे पूछेगा हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ है, आप लोग बताओ, कमेंट के माध्यम से बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक हिंदी है, हर कोई नहीं बताएगा दोस्त, सीख लो, काम देगा। हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ है? सिंधु नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। अरे भैया, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी की व्युत्पत्ति कहां के लोगों ने किया है, आप सब लोग लॉक कर देना, कहां के लोगों ने, ईरानी या फारसी ऑप्शन में मिलेगा। और भैया ध्यान देना, आपसे पूछेगा जो हिंदी शब्द है ना, ये मूलतः क्या है, ये मूलतः क्या है? मूलतः का मतलब ये क्या है? अरबी है हिंदी शब्द, या फारसी है, या तुर्की है क्या है, ये क्या है लल्ला, क्या है? तो आप लोग बोलोगे जब फारस के लोगों ने भी उत्पत्ति किया है तो इसका मतलब ये भैया हिंदी शब्द फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। तो इसका मतलब ये ध्यान देना, यहां से जितना भी प्रश्न बनेगा आप सब लोग पूरा फोड़ दोगे। लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, हिंदी में कौन सा प्रत्यय है? हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बड़ी ई का प्रत्यय है। वेरी नाइस, वाह, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। भाषा के विकास का क्रम, बिल्कुल इसे लॉक कर दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। भाषा के विकास का क्रम की बात किया जाए, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? हर बच्चा कमेंट करके बताएगा, आपके सामने भी लिखा हुआ है, बताओ भाई। सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा मानी जाती है दोस्त। क्या? संस्कृत भाषा मानी जाती है। और अगर उसके विकास का क्रम की बात किया जाए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, सौहठ, हिंदी, तो यहां पे देखो सब लिखा हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, सौहठ, हिंदी। अब इसमें मैं आपको जुगाड़ बताता हूं जो हर कोई नहीं बताएगा दोस्त, थोड़ा से धैर्य से सुनना। इसमें जुगाड़ क्या है, और इसमें जो है कि अपवाद क्या है, और इसमें जानने वाली बातें क्या है। सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत, हर बच्चा जानता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। लेकिन और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर कोई नहीं जानता होगा, कुछ कुछ लोग जानते होंगे, ये जो अवहट्ट है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये अपभ्रंश का लल्ला क्या है? अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। क्या? अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। और क्या है? ये अपभ्रंश का बदला हुआ रूप है। और क्या है भाई? ये अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप है। क्या? बिगड़ा हुआ रूप है। अब बोलोगे गुरुजी इसका मतलब क्या है, तो मैं समझ ही नहीं रहा हूं। अरे मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो, अगर अवहट्ट का क्रम नहीं भी लिखा जाएगा, पूछेगा भाषा के विकास का सही क्रम लिखिए, अगर अवहट्ट नहीं भी लिखोगे, मान लो यहां पे मैं से हाथ लगा दिया, अगर इसे नहीं भी लिखोगे तब भी आपका ऑप्शन सही होगा, तब भी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तब भी आपका ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अपभ्रंश का यह परिवर्तित रूप है भाई, बाकी अपने आप में ये स्वतंत्र नहीं है, केवल साहित्य में प्रयोग होने लगा इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। अब मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना हुआ, अगर ये नहीं भी याद रहेगा तो याद रखिएगा ये विकास का क्रम सही है। कैसे? बोलोगे कैसे? कैसे? मैं बता रहा हूं कैसे। अरे लल्ला, हिंदी की जननी किसे माना जाता है? हिंदी की जननी किसे माना जाता है, बताओ। हिंदी की जननी हर कोई बच्चा बताएगा, मुझे पता है हिंदी की जननी किसे माना जाता है। हिंदी की जननी दोस्त माना जाता है, हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। जननी मतलब क्या होता है? जननी मतलब मां, ठीक है, मतलब जिससे उत्पन्न हुआ हो। अगर ये बताओ, अगर तुरंत मां से उत्पन्न मतलब पूछा जाए तो अवहट्ट सही होना चाहिए, इसके पहले तो अवहट्ट है ना, लेकिन यहां पे अपभ्रंश क्यों सही कर रहे हो? इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अभी तक बताने का मतलब सिर्फ मेरा यही था, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है इसलिए हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, हिंदी की जननी किसे माना जाता है, तो हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। फिर प्रश्न पूछेगा हिंदी की आदि जननी, आदि मतलब पूर्व, जननी मतलब मां, मतलब बूढ़ी मां, दादी मां। ये देखो हिंदी की आदि जननी क्या होगी भाई? आदि जननी, आदि जननी, दोनों प्रश्न अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। अगर हिंदी की आदि जननी पूछेगा तो आप लोग संस्कृत लगाओगे। क्या? संस्कृत लगाओगे। इसका मतलब हिंदी की जननी अपभ्रंश और आदि जननी संस्कृत। अब देखो भाई, संस्कृत को और किस किस नाम से जान सकते हो, ध्यान देना। संस्कृत को और किस किस नाम से जान सकते हो, आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। लिखा हो तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा चलो मैं लिख देता हूं। संस्कृत को और किस किस नाम से जान सकते हो, तो भैया हो संस्कृत को आप जो जो बच्चे जानते हैं कमेंट करके बताएं। संस्कृत को जो है प्राचीनतम भाषा के नाम से जाना जाता है। क्या? प्राचीनतम भाषा के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है?
संयोगात्मक भाषा के नाम से जाना जाता है। संयोगात्मक भाषा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हिंदी की अपेक्षा इसे पढ़ने में संयोग से पढ़ना पड़ता है, लय से पढ़ना पड़ता है। और संस्कृत भाषा को देव भाषा भी माना जाता है। क्या? देव भाषा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूजा पाठ में, देवी देवताओं में संस्कृत भाषा का उपयोग ज्यादा होता है। अगर बात किया जाए, प्रयोग ज्यादा होता है। अगर बात किया जाए संस्कृत भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो संस्कृत भाषा को आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्योंकि आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इतनी भाषा के नाम से, ध्यान दें, संस्कृत भाषा जानी जाती। क्या? संस्कृत भाषा को इतने नाम से जाना जाता है। आप सब लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो, भाषा के विकास का क्रम याद करने का जुगाड़ आपको बता दूं। देखो, सबसे प्राचीनतम आपको पता है भाषा कौन सी है? संस्कृत है। वर्तमान में कौन सी है? हिंदी है। हिंदी है। अब जो है बीच में बच रहा है, क्या? बीच में बच रहा है कि भैया कैसे याद करें, यहां तो यार गड़बड़ी हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो प्राकृत के पहले हम लोग, सॉरी, पाली के पहले प्राकृत ना लिख दें, अपभ्रंश के पहले ये ना लिख दें, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। सनी कुमार यादव, सनी कुमार, देखो निशु कुमारी सब लिखने लगी, क्योंकि ये हमें पता है, ये लोग पढ़े हैं, ये लोग पढ़े हैं ना, ये लोग शैतान बच्चे मेरे ना, ये सभी आ गए हैं नटखट भाई बहन। देखो ये सब बताने लगे। क्या बता रहे हैं? अगर पहला और लास्ट आपको मालूम है तो पाली में कितने अक्षर? 2 अक्षर। प्राकृत में 3 अक्षर। अपभ्रंश में 4 अक्षर। क्या? अपभ्रंश में 4 अक्षर। अवहट्ट इसी का परिवर्तित रूप है। कोई बात नहीं, उसको जाने दो, स्वतंत्र नहीं है। अब बताओ, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, 3.5 सवा 3 मत करना। पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा, तो स्वतंत्र नहीं, उसमें हिंदी। तो अब बताओ, क्रम का हुआ खल्लास ना? क्रम फोड़ दोगे ना? अच्छे से फोड़ दोगे तो भाषा का विकास का क्रम पूरा क्लियर। अब यहां से प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी होती है? संस्कृत होती है। किस भाषा को देव भाषा कहा जाता है? संस्कृत को। किस भाषा को आर्य भाषा कहा जाता है? संस्कृत को। किस भाषा को संयोगात्मक भाषा कहा जाता है? संस्कृत को। किस भाषा को वियोगात्मक कहा जाता है? हिंदी को। किस भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है? हिंदी को। और आपसे पूछेगा कि भाषा के विकास का सही क्रम, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। और आपसे क्या पूछेगा? हिंदी की जननी क्या है? अपभ्रंश होगा। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था, ध्यान देना, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। आप सब लोग इस बात को भी ध्यान देना। क्या? कि हिंदी की जननी कौन सी है? अपभ्रंश है। और हिंदी की आदि जननी क्या है? बोलो, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? जी सर। चलो फिर आगे देखते हैं। देखिए, भाषा, भारत में भाषा की संख्या कितनी है? भारत में भाषा की संख्या 1652 और विश्व में 2800 या 3000। अब कुछ बच्चे जानते हैं कि भारत में भाषा की संख्या 22 होती है। भैया ये वर्तमान में संविधान में है। क्या? वर्तमान संविधान में जो है, वर्तमान भारतीय संविधान में है। क्या? भारतीय संविधान में 22 है, ना कि पूरे भारत में है। आप बताओ, यहां पे अगर कोई पूछेगा कि वही भाषा होती हैं, तो आप उनसे ये पूछ लीजिएगा, क्या भारत की सभी भाषा संविधान में है? क्या भारत की सभी भाषा संविधान में है? क्या नहीं। इसलिए ध्यान देना, भारत में पूछेगा, यहाँ पे बोली वगैरह सब इंक्लूड कर दिया जाता है। क्या? यहाँ पे बोली भी मान लिया जाता है, बोली भी जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बोली की संख्या जो है, यानी भारत में भाषा या बोली की संख्या आपसे पूछेगा तो आप 1652 लगा देना दोस्तों। आगे देखिएगा, भाषा परिवार। भाषा परिवार भारत में 4 है और विश्व में 13 है। क्या? भारत में 4 और विश्व में 13 है। अब भारत में जो 4 है कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। आप लोग इस बात को ध्यान देना। क्या? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। जो भारोपीय है ना, जो भारोपीय है, ये इसका जो है कितना परसेंट है? ये 73%। यानी आपसे पूछेगा हिंदी भाषा मुख्यतः किस भाषा परिवार से बोली जाती है? आप लोग क्या बताओगे? हिंदी भाषा मुख्यतः किस भाषा परिवार से बोली जाती है? तो भारोपी भाषा परिवार से। क्या? भारोपी भाषा परिवार से बोली जाती है या भारोपी भाषा परिवार से ली गई है? तो हिंदी भाषा मुख्यतः किस भाषा परिवार से बोली जाती है? भारोपी भाषा परिवार से। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान देना है आप सबको कि जो है यहां पे मैं लिखा भी हूं, हिंदी भाषा मुख्यतः भारोपी भाषा परिवार से ली गई है। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? आप सब लोग बताओ, इतनी बात क्लियर है? पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। आप सबको टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान देना, यूट्यूब के मेरे जितने साथी हैं ध्यान देना, टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है सर? चाहिए जरूर, पीडीएफ जरूर सेंड करा दीजिएगा। हाँ जरूर हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, मैं आपको लिप बता रहा हूं, लिपि क्या होती है।
लिपि क्या होती है भाई? भाषा के लिखने की रीत या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या? लिपि। भाषा के लिखने की, जो हम लोग लिखते नहीं है, हाँ, मुटकी, बहनिया, मुटका, भैया, ये सब जो लिखते हैं ना, ये सब क्या जो लिखते हैं ना, इसी को लिप कहते हैं, स्क्रिप्ट। ये सब क्या है? स्क्रिप्ट, इसी को लिप कहते हैं। तो भाषा के लिखने की रीत या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के विकास का क्रम आपको आओ याद करा देते हैं, सब लोग आइए याद करा देते हैं। लिपि के विकास का क्रम बहुत आसान है। कैसे? इधर देखो, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। तो सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? सभी बच्चे बताओ, सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? सभी लोग बताओ, सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। क्या है? सबसे प्राचीनतम लिपि भैया ब्राह्मी लिपि है। चलो कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, वर्तमान में आप लोग हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी देख ही रहे हो, तो बीच में सिर्फ 2 लिपि बच रही है। क्या? बीच में सिर्फ 2 लिपि बच रही है। इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि भैया हमको सही ढंग से हमेशा एग्जाम में याद रहेगा? अब बताओ, गुप्त लिपि में, गुप्त में कितने अक्षर हैं? गुप्त में 2, कुटिल में कितने हैं? 3। लिपि छोड़ो, केवल गुप्त और कुटिल, तो 2 3। तो पहले 2 आएगा, पहले 3 आएगा? बताओ, पहले 2 आएगा, पहले 3 आएगा? सभी बच्चे बताओ, पहले कौन सा आएगा? पहले 2 आएगा, पहले 3 आएगा? 2 आएगा। तो आपसे पूछेगा लिपि के विकास का सही क्रम बताओ। लिपि के विकास का क्रम याद रखना, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। अब हम लोग को देवनागरी लिपि थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। थोड़ा सा डिटेल क्या पढ़ना है, देखते हैं। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ो। देखिए, देवनागरी लिपि आपसे पूछेगा दोस्त कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कब किया, किस माध्यम में? तो ये सारी बातें यहां पे पूछता है देवनागरी लिपि के बारे में। तो ध्यान देना, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ। कहां? गुजरात राज्य में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है? गुजरात राज्य में हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ है। वहां के राजा जयभट्ट सिंह ने, क्या? वहां के राजा जयभट्ट सिंह ने 8वीं सदी में शिलालेख यानी पत्थर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया प्रयोग। क्या? हस्ताक्षर के माध्यम से प्रयोग किया। वहां पर जो है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ। इसके प्रयोग में वहां के राजा जयभट्ट सिंह ने 8वीं सदी में शिलालेख यानी पत्थर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया। देवनागरी लिपि को प्रधान लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत की राजभाषा जो है हिंदी है, और हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसीलिए देवनागरी लिपि को मुख्य लिपि कहा जाता है, या प्रधान लिपि कहा जाता है, या जो है वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप सबसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये आपको बातें याद रखना है, प्रधान लिपि, मुख्य लिपि या वैज्ञानिक लिपि। इतनी बात क्लियर है? बोलो सभी बच्चे, एक बार कमेंट करके बताओ लिपि, देवनागरी लिपि आप सबको क्लियर है? समझ में आ गया देवनागरी लिपि क्या होती है? जी सर क्लियर है, वेरी नाइस। आप सब लोग वीडियो